हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके आया हूं और जिसका शीर्षक है मॉडर्न पॉलिटी। हिंदी में होगा इसकी व्याख्या मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि पॉलिटी में दो चीज़ें आती हैं कि उस समय किंगशिप थ्योरी क्या था, किस प्रिंसिपल के आधार पर शासन किया जाता था, और शासन का स्ट्रक्चर माने ढांचा और उसका फंक्शन माने कार्य क्या था। दो चीज़ मिलाकर के पॉलिटी का निर्माण होता है। तो आइए चलते हैं मॉडर्न पॉलिटी के बारे में, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के बारे में रूबरू कराते हैं। इसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसके बाद मेरा टॉपिक रहेगा गुप्ता पॉलिटी। आप जानते होंगे कि 322 एडी में लगभग 600 वर्षों के बाद गुप्ता साम्राज्य का उदय हिंदुस्तान में हुआ था और मौर्य शासन के जैसा विस्तृत नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के अधिकांश भाग पर उनका कब्जा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यवंश है, डायनेस्टी है, और इसका भी कैपिटल राजधानी पाटलिपुत्र में ही था। और इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे राजपूत पॉलिटी, क्योंकि आप जानते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में हिंदुस्तान में राजपूतों का उदय हुआ। 647 एडी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, जिनकी राजधानी कन्नौज थी, और उसके बाद राजपूतों का उदय हुआ और राजपूत करीब 500 वर्षों तक इस देश के शासन व्यवस्था पर काबिज रहे, जब तक कि उनकी हार मोहम्मद गोरी से नहीं हुई थी 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराई में। और इसलिए लोग, हिंदुस्तान के लोग, पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू शासक बोलते हैं। तो राजपूत पॉलिटी के बारे में हम बताएंगे, उसके बाद में हम सल्तनत काल की पॉलिटी के बारे में बताएंगे, और उसके बाद मुगल पॉलिटी, उसके बाद में अंग्रेज़ों ने जो यहाँ शासन व्यवस्था शुरू की थी उसको दो भाग में बांटेंगे। एक 1757 से लेकर 1857 तक का पॉलिटी रहेगा, और दूसरा 1857 से लेकर के 1947 तक का पॉलिटी रहेगा। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। तो हम बारी बारी से वन बाय वन प्रत्येक वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या चेंजेस समय के साथ में हुए हैं। तो आइए बस दोस्तों चलते हैं मॉडर्न पॉलिटी की ओर। तो सबसे पहले जब आप एंशिएंट इंडिया से संबंधित कोई चैप्टर या मेडिवल इंडिया से संबंधित कोई चैप्टर से संबंधित सवाल लिखते हैं तो आपको सोर्सेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि सोर्सेज जब तक आप नहीं लिखेंगे पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो ये है कि इसके सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं। तो सबसे पहले स्रोत है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है ग्रंथ, इससे हमें जानकारी मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में मिलती है। और आप जानते हैं कि कौटिल्य को चाणक्य भी बोला जाता है, और उनका तीसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। ये क्वेश्चन कभी कभी प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे आपको। तो कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है और तीसरा विष्णुगुप्त है, और ये तक्षशिला के रहने वाले थे। और इसके बाद में ये मगध पर चंद्रगुप्त से मिलकर समझौता करके जो नंद वंश का अंतिम शासक धननंद से उनके बीच में मतभेद होने के कारण फिर उनका अटैक किया गया, और इसके बाद में मौर्य वंश की स्थापना की गई। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें मुद्रा राक्षस किताब से मिलती है, जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, और ये करीब 600 वर्ष बाद में लिखी गई है। गुप्तकालीन समय का ये किताब है, पुस्तक है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र के बारे में, कि अर्थशास्त्र का जो ओरिजिनल जो पांडुलिपि, जिसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो गायब था। ये 1905 में शाम शास्त्री के द्वारा, शाम शास्त्री के द्वारा इसको खोजा गया, और
और इस पुस्तक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। ये मैसूर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर से प्राप्त हुआ था ये पांडुलिपि, और वहीं पर ये लाइब्रेरियन थे। और यह भी बताया गया कि तंजौर के किसी ब्राह्मण परिवार ने ये किताब ओरिजिनल पांडुलिपि इनको दिया, और जिसका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, और इससे मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य पॉलिटी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। जब तक ये किताब नहीं मिला था तब तक हमें बाद के लेखकों द्वारा जो फ्रैगमेंट्स में लिखे गए थे वो उसी से हमें जानकारी मिलती थी, लेकिन अब हमें पूरी डिटेल जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है, और हम मॉडर्न पॉलिटी के बारे में बहुत सारी जानकारी इस किताब से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में जो विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, इसमें बताया गया कि मौर्य वंश के जो प्रथम फाउंडर में संस्थापक इम्परेटर चंद्रगुप्त ने किस तरह से नंद वंश का नाश किया था। उन्होंने ग्रीक मैंने बैक्टीरियंस, ग्रीक को बैक्टीरियंस भी बोलते थे, और पर्शियंस, सकास, और जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाके के, तक्षशिला के इलाके के जो अन्य जो राजा थे, जैसे पर्वतक नाम आया है, जिसको कि कुछ इतिहासकार पोरस के नाम से भी जानते हैं, और हालांकि ये डाउटफुल है। तो इन सब राजाओं से मिल करके और बाहरी तत्वों से भी मिल करके इन्होंने नंद वंश पर, पाटलिपुत्र पर अटैक किया, और नंद वंश को समाप्त करके 321 एडी में, 321 बीसी, 301 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, और जो 185 बीसी तक, 185 बीसी तक चला, और जिसका अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र सुंग, जो उनका ही कमांडर इन चीफ था, जो बिदसा के रहने वाले थे, यही मध्य प्रदेश की बिदसा, जिसको पुराने जमाने में भिलसा कहा जाता था, उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद में सुंग डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद हम बाद में बताएंगे। तो मॉडर्न पॉलिटी के बारे में जो अन्य जो स्रोत हैं वो है श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर हैं उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे अशोक वादान, दूसरा है दीप वंश, महावंश। ये महत्वपूर्ण किताब हैं, हालांकि पूरी तरह से रिलायबल मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी क्रॉस वेरिफिकेशन करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अशोक के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस, मेजर और माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस जो जगह जगह पूरे देश में, इवन अफगानिस्तान तक जो उनके द्वारा स्थापित किया गया था, उससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मौर्य वंश के बारे में या उसकी पॉलिटी के बारे में मिलती है। इसके बाद में जो ग्रीक एम्बेसडर, जो सेल्यूकस के एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, और उन पर कमेंट्री करने वाले जस्टिन, प्लिनी, स्ट्रेबो, इनके अकाउंट से भी हमें जानकारी मिलती है। और इसके बाद दोस्तों आपको मालूम ही होगा, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित किए गए थे। पहला राजगृह में आयोजन हुआ था बिम्बिसार के पीरियड में, दूसरा वैशाली में शिशुनाग वंश के समय में, जब उन्होंने तात्कालिक रूप से पाटलिपुत्र से अपना राजधानी वैशाली ट्रांसफर कर लिया था। तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था वो अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में हुआ था, और उसका जो हेड था, इंचार्ज, उनका नाम था मोगालीपुत्र तीसा। तो उस काउंसिल में जो डेलिब्रेशन हुए, उनसे भी जो किताबें लिखी गई, उनसे जानकारी हमें मौर्य वंश के बारे में, उनकी पॉलिटी के बारे में, आर्थिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो लामा तारानाथ 16वीं शताब्दी के ये राइटर हैं और तिब्बतन राइटर हैं, हालांकि बहुत लेट के हैं, बहुत बाद के लेखक हैं, लेकिन इनके द्वारा भी बहुत सारी जानकारी
बुद्धिज्म के बारे में और मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि मौर्य शासन की स्थापना के बाद से हमें काफ़ी डिटेल ऐतिहासिक जानकारी रिटेन और न्यूमिस्मेटिक इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। आर्कियोलॉजिकली यह पीरियड जो है वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वायर या इसको NBPW भी कहते हैं। यह फेज जो है वह नॉर्दर्न जो मौर्य वंश की स्थापना के बाद का जो पीरियड है उस पीरियड को हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वायर का पीरियड भी कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी में जब महात्मा द एज ऑफ बुद्धा भी कहते हैं, उस समय में पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पॉलिश्ड ग्रे वायर PGW पॉटरी मिलता है और ये भी पॉटरी है, इसका नाम है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वायर। अब चलते हैं कि जो मौर्यों का जो राज्य व्यवस्था था उसका स्वरूप क्या था, कैरेक्टर क्या था। तो उसका स्वरूप एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं था दोस्तों। उस जमाने में निरंकुश राजतंत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, नहीं था। जैसा कि हम बाद में सल्तनत पीरियड में मुसलमान के शासनकाल में हम देखते हैं, या विश्व के अन्य देशों में देखते हैं, वैसा एब्सोल्यूट मोनार्की निरंकुश राजतंत्र नहीं था। इसका जो कैरेक्टर था वो पैटर्नल डिस्पोटिज्म का था, मतलब। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मौर्यन पॉलिटी था वो पैटर्नल डिस्पोटिज्म का था, या उसको मोनार्की बोल सकते हैं, पैटर्नल मोनार्की। लेकिन बाद में अशोक के पीरियड आते आते ये बेनिवोलेंट मोनार्की में तब्दील हो गया, बदल गया। वो क्यों हुआ उसके बारे में हम बताएंगे। पैटर्नल मोनार्की या डिस्पोटिज्म क्यों था, उसका रीजन है कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की होता है उसमें राजा निरंकुश होता है, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। लेकिन जब आप अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो उससे पता चलता है कि कौटिल्य ने यहां तक राजा को एग्जॉर्ट किया है, इंपरेटर को निर्देश दिया है कि अगर कोई जनता किसी भी समय किसी भी वक्त, भले ही राजा अपने सैन्य कक्ष में हो या उसके मंत्री आराम फरमा रहे हों, he will have to come out or he will have to help and redress the problem of people। तो ये जो जनता के कल्याण के लिए जो मेन बात, जो असली बात जो अर्थशास्त्र कहता है, वो कहता है कि जो राज्य व्यवस्था, जो मौर्यों की राज्य व्यवस्था स्थापित की गई है वो जनता के कल्याण के लिए है। हालांकि ये बात दीगर है कि किंग वॉज द एपिटोम ऑफ ऑल पावर, तो सारी सत्ता राजा में निहित था। राजा नहीं, आप इंपरेटर कह सकते हैं आज की तारीख में। और कौटिल्य ने यहां तक कहा है कि किंग इज द धर्म प्रवर्तक, मतलब धर्म प्रवर्तक मतलब ही इज द प्रोमुलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। अब धर्म प्रवर्तक माने क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदुओं में 4 जो जीवन के उद्देश्य बताए गए हैं वो क्या है, 4 काम बताया गया है हिंदुओं के लिए, और वो क्या क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब ड्यूटी, कर्तव्य, लेकिन ये सिंपल इतना नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। धर्म, ड्यूटी मतलब इसको आप आश्रम से मिलाइए। आश्रम है 4, मतलब ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ,
तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो धर्म का माने इसके हिसाब से होगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी ब्रह्मचर्य धारण किए हुए है, या माने 1 वर्ष से लेके 25 साल तक है, उम्र भी फिक्स किया है इन्होंने, और 25 से 50, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास। तो मनुष्य की आयु हिंदू धर्म में 100 वर्ष रखा गया है, और इसमें 4 आश्रम डिवाइड किए गए हैं। 4 में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब ये अर्थ का जैसे धर्म का है, धर्म का मतलब है यहां पर ड्यूटी। ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचारी है उसका ड्यूटी है कि वो विद्या अध्ययन करे, पढ़े लिखे ज्ञानार्जन करे, दिस इज हिज ड्यूटी। लेकिन जब वो गृहस्थ में आश्रम में है तो उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने पिता का सम्मान रखना, अपने माँ को देखभाल करना, अपने रिलेटिव्स को देखना, तो वो उसका धर्म है। और वो इस तरह से अपना उपार्जन करे जिससे कि अपने घर को सुव्यवस्थित ढंग से चला सके, बच्चों को ठीक ढंग से तालीम दे सके, ये उसका धर्म है। तो इस तरह से जो आश्रम जो 4 भाग में विभाजित है, उसमें ये जो धर्म के माने उस हिसाब से बदल जाते हैं। तो यहां पर जो धर्म का जो कौटिल्य ने कहा है कि किंग वाज द धर्म प्रवर्तक और प्रोमुलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किंग जो राजा है वो सामाजिक जो व्यवस्था है उसको अक्षुण्ण रखने का काम करेगा। दोस्तों आप जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो पीरियड था वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी पीरियड था, क्योंकि उसी समय जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि मैसिव स्केल पर आयरन का इस्तेमाल हुआ था, एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश्ड हो गया था, ट्रेड एंड कॉमर्स का विकास होने लगा था। जो वैदिक पीरियड के जो 4 भाग में जो वर्ण डिवाइड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसमें जो वैश्य वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन ब्राह्मणिकल ऑर्डर में उनको 3रे दर्जे का स्थान प्राप्त था। तो इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रचार और प्रसार में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दिया, क्योंकि वहाँ पर इनको 3रे कैटेगरी में नहीं आना पड़ेगा। तो इसीलिए जो उस समय का जो, और ये जो मौर्य वंश की जो स्थापना हुई है वो 321 BC में हुई है। तो आप देख रहे हैं कि 200-250-300 साल का ही ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। यह पीरियड पूरी तरह से सामाजिक उथल पुथल का पीरियड था और ब्राह्मणिकल ऑर्डर को चैलेंज देने वाला था। हम लोग उस पीरियड का जो इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के अलावा ऐसे 62 विभिन्न प्रकार के सेक्ट, इसको समुदाय बोलेंगे, रिलीजियस सेक्ट बोलेंगे, वो उत्पन्न हो गए थे देश के विभिन्न भागों में। तो इस तरह से इसीलिए जो कौटिल्य का जो मेन फोकस है वो यह है कि किंग जो है वो सोशल ऑर्डर को अक्षुण्ण रखेगा। मतलब जो सामाजिक जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, जो 4 वर्ण में विभाजित है समाज, तो उस समाज में किसी प्रकार की विसंगति नहीं हो, वर्ण संकट लोग पैदा नहीं हो, इस तरह की व्यवस्था करने का काम, सोशल ऑर्डर को, सामाजिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने का काम राजा का है। दूसरा, जब हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियड में हम देखेंगे कि हाईली सेंट्रलाइज्ड रूल, यह पहली बार हुआ है कि जब हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा केंद्रीकृत व्यवस्था हुई है। हम आगे और बताएंगे कि जो राज्य था, मतलब मौर्यकालीन राज्य, उन्होंने समूचे देश पर कब्जा किया। आज की तारीख में अगर आप उसको इक्वेट करें तो दक्षिणी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज का भारतवर्ष, जिसमें कि आप तमिलनाडु और केरल को छोड़ दें,
एक्सेप्ट दैट नेपाल, बांग्लादेश, तो करीब 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भूभाग में मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था और इसमें 50 लाख की आबादी थी, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी आबादी थी और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी वाला साम्राज्य था। तो इस तरह से मौर्यों ने बारी बारी करके पूरे इलाके पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया। ये बात दीगर है जो हम कि कुछ स्थानों पर उनका सीधा प्रभाव था और कुछ स्थानों पर उनका परोक्ष प्रभाव था, वो हम बाद में बताएंगे। तो इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था रखा और इसीलिए सारे प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को उन्होंने रेगुलेट करना चालू किया, जिसके लिए आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने 27 प्रकार के ऑफिसर्स, जिसको तीर्थाज बोलते हैं, उनकी व्यवस्था की, जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण और पर्यवेक्षण का काम करते थे। तो इस तरह से जो किंग था, माने इम्परेटर, सम्राट, वो पूरी तरह से सत्ता का सूत्रधार था, सारी सत्ता उसी में समाहित थी और उसको चलाने के लिए, राज शासन को चलाने के लिए एक विशद ब्यूरोक्रेसी की स्थापना मौर्यों ने किया था, जो कि आज के ज़माने में देखा जाता है। तो दोस्तों, एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी राजा ने या सम्राट ने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप को नहीं माना, नहीं अपनाया। इसका हमारे देश में डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप जो है वो, इसकी शुरुआत कुषाण पीरियड से होती है, कुषाण से होती है और ये मौर्यों के पतन के बाद का पीरियड है। उसके बाद, क्योंकि कुषाण यूची ट्राइब शाखा थे और वो सेंट्रल एशिया, लगभग चाइना के फ्रंटियर्स से, उनके बाउंड्री लाइन से आते थे और चूंकि चाइना में उस जमाने में भी सम्राट को ईश्वर का अवतार माना जाता था, उसी से प्रेरित होकर के हिंदुस्तान में भी जब कुषाणों का यहाँ पर, जब कनिष्क का राज्य यहाँ हुआ, तो उन्होंने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप ईजाद किया। उसके पहले हिंदुस्तान में डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप नहीं था। जैसे कि आपने 16 महाजनपद और उसके बाद में मगध का उत्थान और बिम्बिसार और अजात शत्रु का उदय, और उसके बाद में जो अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय की व्याख्या कर रहे हैं, तो इसमें डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप की परिकल्पना नहीं था। ये परिकल्पना कुषाण के पीरियड में, जब कनिष्क यहाँ का सम्राट हुआ, ये मौर्यों के पतन के बाद, जिनके पीरियड से 78 एडी से, जिसको शक इरा बोलते हैं, हिंदुस्तान ने इसको अपनाया है उनके पीरियड से, तो उसको उस समय से यहाँ पर डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप ईजाद हुआ, जिसको बाद में गुप्ता पीरियड के दौरान में गुप्ता किंग्स ने, राजाओं ने, सम्राट ने, जैसे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जो प्रतापी सम्राट हुए हैं गुप्त वंश में, इन्होंने इस थ्योरी को और बढ़ावा दिया। राजपूतों के पीरियड में भी इसको बढ़ावा दिया और राजपूत में कुछ ने अपना अग्निवंशी, कुछ ने सूर्यवंशी और कुछ ने चंद्रवंशी अपना जेनोलॉजिकल ट्रेस किया, डिसेंट, इसकी थ्योरी ईजाद किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है वो इस समय तक नहीं आया था और राजा जो था या सम्राट जिसको आप कह सकते हैं, वह धर्म प्रवर्तक, मतलब ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द सोशल ऑर्डर, क्योंकि ब्राह्मणों को या ब्राह्मणिकल ऑर्डर में यह चिंता थी कि जिस तरह से बुद्धिज्म का, जैनिज्म का या आजीविका का या और जो बहुत 62
रिलीजियस सेक्ट्स जो विभिन्न क्षेत्रों में उभर रहे हैं, तो उससे जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है कहीं वो खतरे में न पड़ जाए, इसीलिए कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में राजा को धर्म प्रवर्तक कहता है। अब आगे चलते हैं। इस पीरियड में जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्यों ने स्थापित किया था। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था, ट्रेड एंड कॉमर्स पूरी तरह से प्रॉस्पर हो गया, बहुत ज़्यादा उन्नति किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो जीटी रोड है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, उस ज़माने में जो बांग्लादेश का जो सोनार इलाका ढाका आगे, वहाँ से लेके पेशावर तक मौर्यों ने जीटी रोड बनवाया, जो आज का जीटी रोड है, ताकि ईस्ट को वेस्ट ईस्ट एरिया को, मतलब पूर्वी को पश्चिमी छोर से जोड़ा जा सके। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग रोड बनाए गए, और इससे जो व्यापार है, वाणिज्य, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। और इसीलिए हम विभिन्न प्रकार के ऑफिसरों की चर्चा या उल्लेख अर्थशास्त्र में पाते हैं। तो जो वाणिज्य या व्यापार की प्रगति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या मगध के उदय के समय में हुआ था, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया। और खास करके उत्तर भारत में ये बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका थी वो नेटवर्क ऑफ रोड की थी, जिसे कारण यातायात सुगम हो गया। अब हम चलते हैं कि जो मौर्यों का जो शासन प्रशासन था वो कैसे चलता था। तो दोस्तों, जैसा कि हमें अर्थशास्त्र से, या एक जैन ग्रंथ है प्रशस्ति पार्वन, जैन बुक है। तो हमें जो सोर्सों से जो पता चलता है, उसे जानकारी के आधार पर हम बता सकते हैं कि इतने बड़े भूभाग के वाले साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया गया था, और जिसमें कि नॉर्थ जो उत्तर का इलाका था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। और जैसे मैंने बताया कि कौटिल्य भी वहीं तक्षशिला में ही के रहने वाले थे। उन्होंने वहीं पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। और पुराने प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे भारतवर्ष में। तो ये लर्निंग सेंटर था तक्षशिला, और इसके साथ साथ उत्तरी भाग का, उत्तरी क्षेत्र का जो राजधानी था वो तक्षशिला था। उसके बाद में दक्षिणी भाग की राजधानी सुवर्णगिरी था, जो समवेत कर्नाटक में स्थित है। जैसे कि मैंने बताया कि तमिलनाडु और केरल का इलाका मौर्यों के अधीन में नहीं था। उनका जो अंतिम जो बाउंड्री था वो कर्नाटक तक। उसके बाद में पूर्वी भाग का जो राजधानी वो तोसली, चौथा उज्जैन, पश्चिमी भाग का उज्जैनी पुराने जमाने में बोला जाता था, उज्जैनी। इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्रा कैपिटल था, राजधानी, और इसके आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे कि काशी या कौशाम्बी या प्रयाग का इलाका या अंग का इलाका, जिसको कि चंपा नगरी बोलते हैं आजकल, भागलपुर, और इस तरह से उत्तर साइड में वैशाली, ये सब जो आसपास के इलाके थे वो सभी पाटलिपुत्र कैपिटल, यहाँ से इसका शासन प्रशासन चलता था। इस तरह से 5 भाग में मौर्यों ने अपने साम्राज्य को विभाजित किया था, और प्रत्येक प्रोविंस का जो हेड होता था वो उनके वंश के होते थे, जिसको कुमार बोला जाता था, कुमार। और इन्हें मदद करने के लिए बहुत सारे अमात्याज होते थे,
और एक काउंसिल ऑफ मंत्री परिषद होता था जो उनको राजकाज में सहायता प्रदान करता था। कुमार बेसिकली जो राजा के पुत्र या उनके एकदम नजदीक के रिश्तेदार ही कुमार होते थे। तो इस तरह से राज्य का प्रशासन चलता था। और इसी तरह से केंद्र में माने पाटलिपुत्रा में राजधानी में जो इंपरेयर माने जो सम्राट थे उनके सहायता के लिए, वो तो जैसा मैंने बताया कि ही वाज हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उनकी सहायता के लिए एक मंत्री जिसको कि आप चीफ मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। वैदिक काल में आपने मंत्री वर्ड सुना होगा, मैंने बताया था। और उनकी सहायता के लिए मंत्री जिसको कि चीफ मिनिस्टर, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त का चीफ मिनिस्टर था, और इसी तरह से अशोक के पीरियड में राधागुप्त था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। इसके बाद में पुरोहित, जो धार्मिक कार्यों के लिए जो विभाग था उसका हेड पुरोहित होता था। और यह हम वैदिक काल से ही देखते आ रहे हैं, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड से, कि धीरे धीरे पुरोहितों ने अपनी सत्ता मजबूत कर लिया था और इस पीरियड में भी उनकी सत्ता बहुत मजबूत हो गई थी। सेनापति, कमांडर इन चीफ, जिसको कि वैदिक काल में सेनानी बोलते थे, जो फौज के कमांडर इन चीफ होते थे उनको सेनापति कहते थे। युवराज, जिसको क्राउन प्रिंस बोलते थे, और जो कि राजा के पुत्र जो वारिस होंगे उनको युवराज बोला जाता था। और ये कैबिनेट में माने मंत्री परिषद का सदस्य होता था। समाहर्ता, समाहर्ता मतलब कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। आज की तारीख में समाहर्ता को जिला के जो अध्यक्ष होते हैं, कलेक्टर होता है जिले में, उनको हिंदी में समाहर्ता बोला जाता था। लेकिन उस जमाने में समाहर्ता बहुत बड़े पद का द्योतक था, और जो रेवेन्यू का कलेक्शन करता था उसको समाहर्ता बोलते थे। और इसके बाद में होते प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब जो इंचार्ज ऑफ प्रिजन, जो जेल के जो अध्यक्ष होते थे, जो इंचार्ज होते थे, प्रभारी होते थे, उसको प्रशस्ति बोलते थे। इसके बाद में सन्निधात। ये वर्ड मैंने आपको वैदिक पीरियड में बताया था कि इनका अर्थ होता है ट्रेजरी ऑफिसर, जो टैक्स कलेक्शन होने के बाद में जो जमा कराई जाती है, और जो वहाँ पर जिसका उसका इंचार्ज सन्निधात होता था। वैदिक काल में भी वही काम करते थे और अभी भी यही कर रहे हैं। इनके नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और काम में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद में आता है नायक। और ये नायक बेसिकली ये शहर, आप जानते हैं कि मौर्य काल में बहुत सारे शहरों की उत्पत्ति हो गई, तो इस शहरों की सुरक्षा की व्यवस्था और उसकी जिम्मेवारी का काम नायक के द्वारा किया जाता था। एक वर्ड आया पावर, PAUR। इसका अर्थ है सिटी पुलिस। सिटी में जो पुलिसिंग का जो काम करते थे वो पावर के द्वारा होता था। जज को उस जमाने में व्यवहारिका बोलते थे, व्यवहारिका जो जज का काम करते थे। इसके अलावा कर्मांटिका, इसका अर्थ होता है जो इंडस्ट्री उद्योग धंधे का जो इंचार्ज होता था उसका कर्मांटिका बोलते थे। और दंडपाल, जो पुलिस चीफ पुलिस ऑफिसर होता था उसको दंडपाल बोलते थे। सल्तनत काल समय में ये दंडपाल वर्ड बदल करके कोतवाल हो गया था। और अभी हाल में जो बहुत सारे आपने थाना देखा होगा, वहाँ कोतवाली बोलते हैं और उसका जो हेड होता है उसको कोतवाल बोलते हैं। लेकिन सल्तनत के पीरियड में और मुगलों के समय में कोतवाल मतलब दिल्ली सिटी का इंचार्ज होता था। लेकिन मौर्यों के समय में दंडपाल ये इंचार्ज होता पूरे पुलिस व्यवस्था का, शहर का। इसके अलावा अशोक ने धर्म महामात्रा नामक ऑफिसर की स्थापना की थी, और इस ऑफिसर का काम था धम्म का प्रचार प्रसार करना। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल में व्याख्या करेंगे।
इसके अतिरिक्त दुर्गपाल, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि उस जमाने में जो शहर होता था उसे चारों तरफ से घेरने का काम या सुरक्षित करने का काम दुर्ग के द्वारा, फोर्ट के द्वारा किया जाता था। उसकी सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए दुर्गपाल की व्यवस्था की गई थी। और इसके अतिरिक्त अन्नपाल, जो इंचार्ज ऑफ द फूड ग्रेन्स होता था उसको, ताकि वो अकाल के समय में या डिजास्टर के समय में लोगों को भूखे मरने से बचाए, तो मौर्यकालीन व्यवस्था में अन्न भंडारण की भी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी अन्नपाल का होता था। इसके अतिरिक्त रजुकास, ये पद बहुत महत्वपूर्ण था और इसका काम था पूरे जमीन को नापने का काम करना और उसका जजमेंट भी करना, न्याय भी करना, सिविल मैटर्स में न्याय प्रदान करने का भी काम करता था वो। और इसके अलावा जो इलाके की हदबंदी करने का काम भी इसका, मैंने बाउंड्री को फिक्सिंग करने का काम भी ये करता था। साथ साथ सिविल जज का भी काम करता था। जो लैंड से संबंधित जो डिस्प्यूट होते थे, जो विवाद होते थे, उसको भी सॉल्व करने का या सॉल्यूशन करने का काम रजुका का होता था। प्रदेशिका, ये हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। जैसे आज की तारीख में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस तरह से मौर्यकालीन राज व्यवस्था में प्रदेशिका का काम जिला प्रशासन का संचालन करना होता था, वो मुखिया होता था उसका। इसके अतिरिक्त लास्ट में मैं बताना चाहता हूं, दो पद और महत्वपूर्ण थे। ग्रामिका, ये था हेडमैन ऑफ द विलेज। और दूसरा नगरिका, हेड ऑफ द सिटी। ये दो महत्वपूर्ण पद थे और विलेज के सारे जमीनों को देखना, उनका मेजरमेंट करवाना, उनका हदबंदी करना, उनमें अगर ग्रामीणों के बीच में वाद विवाद या डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाना, गांव में इरिगेशन की व्यवस्था कराना, सिंचाई की व्यवस्था करना, फसल को बर्बादी होने से बचाना, जो गांव की सुरक्षा व्यवस्था उस पर भी ध्यान देना, ये सब काम हेडमैन ऑफ विलेज ग्रामिका का होता था। और यही काम शहर में नगरिका का होता था। तो इस तरह से दोस्तों अब हम चलते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि इतने लंबे चौड़े साम्राज्य और इतने हैवी ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए आपको मिलिट्री की जरूरत है, क्योंकि जो राज्य का विस्तार हो गया था वो दक्षिणी अफगानिस्तान में उत्तर में फैल गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि 305 बीसी में सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर के साथ चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में सेल्यूकस हार गया था। लेकिन झंझट या बैटल बहुत देर तक ना खींचे, इसलिए अंत में उन्होंने समझौता किया था। और समझौता क्या था कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी को चंद्रगुप्त के साथ में विवाह कराया था, नंबर 1। नंबर 2 कि सेल्यूकस ने वेस्ट ऑफ इंडस, कौन कौन सा एरिया था, कंबोज, दूसरा कंधार,
और कुछ 17 पीस। ये सब सभी जो है ना हैंड ओवर कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को प्रदान किए थे, जिसका इस्तेमाल सेल्यूकस ने अपने पश्चिमी युद्ध में उसका इस्तेमाल किया था, वहां पर वो विजयी हुए थे। तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत बड़े फौज की आवश्यकता है, और जिसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भारी भरकम मिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की थी। और जैसा कि हमें प्लिनी के द्वारा बताया जाता है कि एक ग्रीक कमेंटेटर हैं समकालीन या उसके बाद कुछ दिनों के बाद के, कि चंद्रगुप्त मौर्य के इन्फेंट्री जो है वो 6 लाख था, कैवेलरी 30,000 था, 30,000। एलिफेंट्री 9,000 और चैरियट 8,000। इस तरह से प्लिनी के द्वारा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त के समय में जो मिलिट्री का जो स्ट्रेंथ था वो था इन्फेंट्री 6 लाख, कैवेलरी मैंने घोड़सेना 30,000, एलिफेंट्री मैंने हाथी सेना 9,000 और चैरियट मतलब रथ सेना। उस जमाने में रथ सेना बहुत प्रसिद्ध था, जैसे कि आपने वैदिक काल में भी देखा होगा कि जो वाजपेयी यज्ञ होता था उसमें वैदिक राजा रथ की दौड़ कराते थे और अपनी ताकत स्थापित करते थे। तो ये जो उस जमाने के जो चैरियट का जो महत्व था, उस जमाने में जो चैरियट का महत्व था वो मौर्य काल में भी अक्षुण्ण था। इसीलिए हम पाते हैं कि 8,000 चैरियट सेना थी। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेगास्थनी कहता है कि एक बोर्ड के द्वारा इसका प्रशासन किया जाता था, जिसमें 30 मेंबर होते थे। इसमें 6 कमेटी होती थी, 6 कमेटी में प्रत्येक कमेटी में 5-5 मेंबर होते थे, और प्रत्येक कमेटी के द्वारा मिलिट्री के प्रत्येक विंग जैसे नेवी, कैवेलरी, एलिफेंट, चैरियट, इन्फेंट्री, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, इसका काम देखरेख का काम इस कमेटी के द्वारा किया जाता था। 6 कमेटी के द्वारा किया जाता था। मतलब मेगास्थनीज के अनुसार में जो सेना के 6 विंग थे, पहला नेवी, नौसेना, दूसरा कैवेलरी और तीसरा एलिफेंट्री, चौथा चैरियट, पांचवा इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, छठा ट्रांसपोर्ट मतलब मिलिट्री के साजो सामान ले जाने लाने का काम, मतलब लॉजिस्टिक का काम जो करते हैं जो विभाग, इसको ट्रांसपोर्ट का काम कहते हैं। तो इस तरह से मेगास्थनीज का ये कहना है कि इन जो मिलिट्री के 6 जो विंग थे, इनका जो शासन प्रशासन का काम करने का काम 5-5 मेंबर की प्रत्येक कमेटी के द्वारा किया जाता था, जो सीधे राजा के मतलब इंपरेटर के प्रति जिम्मेवार होता था। इसके अतिरिक्त मौर्यकालीन व्यवस्था में हम बहुत जबरदस्त स्पाइनेज सिस्टम मतलब खुफिया व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि इतने बड़े राजकाज में राजकाज चलाना बिना खुफिया विभाग के नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसका भी उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में भी मिलता है और ग्रीक राइटर्स के कमेंट्रीज में भी मिलता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, मेगास्थनी ने बताया कि मौर्य के समय में
पाटलिपुत्र शहर के लिए 6 बोर्ड की स्थापना की गई थी और प्रत्येक बोर्ड में 5-5 सदस्य होते थे। इस बोर्ड जो 6 बोर्ड थे उसका क्या काम था? तो पहला बोर्ड का काम था फिक्स्ड वेजेस, माने मजदूरी को फिक्स करना, नियत करना। दूसरा था फॉरेन डिग्निटरीज, जो बड़े बड़े एम्बेसडर या जिसको राजदूत बोलते हैं, या चूंकि मौर्य शासन में आपने देखा कि ग्रीक लोगों का बहुत ज़्यादा आवाजाही शुरू हो गया था। सेल्यूकस से उन्होंने ट्रीटी ही किया था और उनकी बेटी से शादी ही किया था। तो इस तरह से जो फॉरेनर्स थे, जो विदेशी लोग थे, जो आगंतुक थे, उनकी व्यवस्था करने का भी जिम्मा बोर्ड के पास में था। तीसरा बोर्ड का काम था कि वहाँ के नागरिकों का पंजीयन कराना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये उनका विशेष काम था। चौथा बोर्ड का काम था जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसको देखभाल करना, उनका जो भी सामान पैदा हुआ, जो वस्तु पैदा हुए हैं, उनको देखभाल करना का काम था। और इसके अलावा जो फिनिश्ड गुड है उसको बेचने का काम भी इस बोर्ड के जिम्मे था। इसके बाद 5वां बोर्ड का काम था कि वाणिज्य और व्यवसाय को नियंत्रित करना, रेगुलेट करना, लाइसेंस प्रदान करना, और इसके अलावा जो वेट्स एंड मेजर, नाप तोल, बाट जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका भी पर्यवेक्षण करते रहना। क्योंकि उस जमाने में और अभी भी बहुत ज़्यादा चीटिंग और फॉर्जरी होती है, तो इसीलिए इस पर प्रशासन बहुत सख्त था और इसीलिए इसके लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसका काम था कि वेट मेजरमेंट को देखना, उसका पर्यवेक्षण करना, लाइसेंस जारी करना, ट्रेड एंड कॉमर्स को रेगुलेट करना, ये काम था 5वें प्रकार के बोर्ड का। और 6ठे प्रकार के बोर्ड का काम था कि जो भी सेल्स होते हैं, जो बिक्री होता है, जो फिनिश्ड गुड है उसका जो बिक्री होता है उस पर सेल टैक्स लगाना। तो सेल टैक्स कलेक्शन का काम 6ठे प्रकार के बोर्ड के द्वारा किया जाता था। इस तरह से उन्होंने 6 प्रकार के बोर्ड के बारे में हमें बताया। तो चूंकि ये तो पाटलिपुत्र के बारे में बता रहे हैं, हो सकता है कि दूसरे शहरों में भी इस प्रकार की व्यवस्था हो, लेकिन मेगास्थनीज द्वारा जो इन बोर्डों के बारे में जो जानकारी दी गई है, इसका वेरिफिकेशन दूसरे स्रोतों से नहीं होता है। जिस तरह से उन्होंने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्होंने 6 कमेटी की स्थापना बताया और प्रत्येक कमेटी में 5-5 मेंबर होना बताया। और यहाँ भी 6 बोर्ड की स्थापना, प्रत्येक में 5-5 मेंबर का होना, ये हमको दूसरे स्रोतों से इसका वेरिफिकेशन हमें नहीं होता है, लेकिन समझते हैं कि दूसरे शहरों में भी इस प्रकार की म्यूनिसिपल शहरों में भी उनका सफल संचालन के लिए इस तरह की कमेटी का आयोजन किया गया होगा। इसके अतिरिक्त हमें जो जानकारी मिलती है न्यूमिस्मेटिक एविडेंस से और इंस्क्रिप्शन से कि जो बड़े शहर जैसे तक्षशिला थे और तक्षशिला से पाटलिपुत्र की दूरी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए उनको कुछ खास मामलों में स्वायत्तता या ऑटोनॉमी प्रदान किया गया था, जैसे वो क्वाइन इशू कर सकते थे। और इसके अतिरिक्त शहरों को जो वहाँ के ऑफिसर थे उनको कल्याणकारी कार्यों जैसे कि पब्लिक रोड की देखभाल करना, हॉस्पिटल का पर्यवेक्षण करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो शैक्षणिक संस्थान थे उनके देखरेख करना, और जो सरकारी भवन थे उनको समय पर मरम्मत करना, उसको दुरुस्त करके सतत उसका निगरानी करते रहना, ये सभी काम वहाँ के सिटी काउंसिलर के जिम्मे था। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे जो बड़े शहर होंगे जैसे उज्जैनी या दूर दराज के जो शहर होंगे वहाँ भी इसी प्रकार की व्यवस्था होगी, लेकिन हम इसको कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं। लेकिन तक्षशिला के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम एक पॉइंट और बताना चाहते हैं जो कि हमें ग्रीक राइटर स्ट्रेबो से मिलती है। हालांकि इनका जो पीरियड है वो मौर्यकालीन पीरियड से 300 वर्ष के बाद का पीरियड है, लेकिन
इनके द्वारा बताया गया कि स्ट्रेबो कहता है कि जो मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था थी वो 3 लेयर में विभाजित था। पहला लेयर जो था वो विलेज लेवल पर था, और विलेज लेवल पर जो लेयर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका काम था कि गांव में सिंचाई की व्यवस्था करना, गांव के लैंड रिकॉर्ड को या मालिकाना हक के बारे में जानकारी रखना। तीसरा, गांव की सुरक्षा व्यवस्था के वास्ते औजारों का या खेती के लिए औजारों का प्रबंध करना। और उस जमाने में चूंकि जंगल बहुत होते थे तो जो लकड़ी के कटाई छटाई या उसका किस तरह से परिवहन होगा इसका व्यवस्था करना। और इसके अतिरिक्त जो फॉरेस्ट से जो संबंधित जो कानून थे, जंगल से संबंधित जो कानून थे उसका नियमन करना या रेगुलेट करना। और इसके अतिरिक्त जो गांव के बीच में या गांव के अंदर में जो किसी प्रकार के जो वाद विवाद होते थे उसका भी सुलटाने का काम, समस्या को हल करने का काम भी गांव के स्तर पर जो विलेज लेवल ऑफिसर होते थे वो करते थे। जैसे मैंने कहा कि हेडमैन ऑफ द विलेज ग्रामिका होता था। तो हम मानते हैं कि उनके द्वारा या उनके साथ में जो अन्य जो गांव के जो महत्वपूर्ण जो सदस्य होंगे वो सब मिलकर के जो गांव की जो अर्थव्यवस्था है या उसकी जो राजनीतिक संरचना है या उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जिम्मेवारी उन पर तो होता था, और सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें हिस्सेदारी बहुत कम या मिनिमम होता था। अब इसके बाद में उन्होंने सेकेंड लेयर बताया, सिटी। अब दोस्तों आप जानते हैं कि मौर्य के समय में बहुत सारे सिटीज़ का, शहरों का, टाउन का विकास हुआ था, और उन शहरों के गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए, और शहर में चूंकि फॉरेनर्स भी आते थे तो उनको भी, उनकी गतिविधियों को भी नियमित करने के लिए, और ख़ास करके जो बंदरगाह थे उनको देखभाल करने के लिए, रोड्स की देखभाल करने के लिए, और टेम्पल मतलब मंदिर, उद्योग, इन सब चीज़ों को देखभाल करने के लिए शहरों में भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका कि उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त शहर का प्रशासन विभिन्न प्रकार के टैक्स को वसूलता था, और जो ना, जैसा मैंने बताया, नाप और तौल जो बहुत ज़्यादा चीटिंग और फॉर्जरी यहाँ इसमें होता था, उसको भी स्टैंडर्ड पैमाने पर कसने का काम भी नगर प्रशासन का होता था। और तीसरा लेयर जो होता, तीसरे लेयर ऑफ प्रशासन जो था वो था मिलिट्री का। मिलिट्री की ट्रेनिंग करना, मिलिट्री को अच्छे ढंग से प्रशिक्षण देना, उनके जो हथियार की व्यवस्था करना, और जो सैनिकों की जो आवश्यकता थी या जरूरियात सामानों को मुहैया कराना, ये काम मिलिट्री प्रशासन के द्वारा किया जाता था। तो स्ट्रेबो का कहना है कि मौर्य प्रशासन में 3 लेयर का एडमिनिस्ट्रेशन था। पहला ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था, दूसरा शहर के स्तर पर व्यवस्था, और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर व्यवस्था, जिसमें कि मिलिट्री के साथ जो समान मिलिट्री के आवश्यकताओं को, उनकी हथियारों को मुहैया कराने की जिम्मेवारी, सैनिकों की तकलीफ़ों को दुरुस्त करने का काम, और ये काम इस स्तर पर होता था, जिसके बारे में मेगास्थनी ने भी बताया है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी इलेबोरेट प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य के समय में की गई थी। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मौर्यन पॉलिटी एक बहुत एलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था, और उसका बेसिक सिद्धांत ये था कि चूँकि साम्राज्य बहुत विशाल हो गया था, तो उस साम्राज्य को ठीक ढंग से व्यवस्थित करने के लिए, शासन प्रशासन चलाने के लिए मौर्यों को एक विस्तृत अधिकारियों की व्यवस्था करनी पड़ी,
विस्तृत ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था करनी पड़ी। और मॉडर्न पॉलिटी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों को तो नियंत्रित किया ही, साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी नियंत्रित किया, जो बाद के वर्षों में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो चलते हैं कि उनकी जो आर्थिक रेगुलेशन, जो उनके द्वारा जो आर्थिक रेगुलेशन की गई थी और जिसका विशद जानकारी हमें अर्थशास्त्र के द्वारा मिलता है, तो वो क्या था। तो सबसे पहला जो जानकारी हमें है वो ये है कि मौर्यों के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, जो इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ गवर्नमेंट होता था, उसको तीर्थाज बोलते थे। और इसी तीर्थाज में से विभिन्न प्रकार के अधिकारी, इसको तीर्थाज को आप कैडर कह सकते हैं। जैसे कि गुप्ता पीरियड में हम देखेंगे कि कुमार मात्याज एक कैडर होता था और उसी में से अधिकारी नियुक्त होते थे। बाद में मुगल पीरियड में, जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था, कि जो मनसबदार होते थे उन्हीं से मिलिट्री और सिविल कमांडर्स नियुक्त किए जाते थे। तो इसी तरह से जो मौर्यों के समय में तीर्थाज महत्वपूर्ण अधिकारियों का कैडर होता था और इस प्रकार के 27 अधिकारियों के बारे में हमें जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। वो क्या क्या है वो हम बताते हैं। पहला है मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष मैंने हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ये चाणक्य या कौटिल्य वो थे, और अशोक के पीरियड में राधागुप्त हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जिसको कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हैं। इसके बाद दूसरा था कोषाध्यक्ष। ये ट्रेजरी ऑफिसर का काम करता था, खजांची का। तीसरा अकाराध्यक्ष, ये माइनिंग का काम करता था, माने खनिज। और लौह अध्यक्ष, मेटलर्जी। लक्षणाध्यक्ष, क्वाइन मिंटिंग का काम करता था, जो सिक्के ढालने का काम। लवण अध्यक्ष, साल्ट, क्योंकि उस जमाने में साल्ट नमक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ होता था, बहुत महंगा होता था। पंजाब के पश्चिमी हिस्से में ये साल्ट का बहुत बड़ा विशाल पहाड़ मिलता है, जिसे सेंधा नमक प्राप्त करते हैं। तो इसको कंट्रोल और नियमित करने के लिए लवणाध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी। स्वर्ण माने गोल्ड, क्योंकि बहुत कीमती पदार्थ धातु है उस जमाने में भी। पहले जो हम वैदिक काल में गोल्ड को, मैंने सोना को हिरण्य कहा जाता था। जो वेदों में जो वर्ड है वो है हिरण्य। हिरण्य के लिए गोल्ड मैंने सोने का उपयोग किया गया है, हिरण्य कहा जाता है। लेकिन अब स्वर्ण बोला जाता है। कोष्ठागार, ये रॉयल ट्रेजरी। तो दोस्तों दो प्रकार के ट्रेजरी हो गए। एक जो पब्लिक कोष है, पब्लिक जो ट्रेजरी का ऑफिसर है उसको कोषाध्यक्ष बोलते थे, और दूसरा जो कोष्ठागार होता था, कोष्ठागार अध्यक्ष, वो रॉयल ट्रेजरी में राजा या सम्राट के जो व्यक्तिगत जो खजाना होता था उसका इंचार्ज होता था रॉयल ट्रेजरी ऑफिसर, कोष्ठागार अध्यक्ष। पन्याध्यक्ष मतलब कॉमर्स, वाणिज्य व्यवसाय इनके द्वारा नियंत्रित किया जाता था। पन्य अध्यक्ष। आयुध मतलब वेपन मेकिंग एंड डिफेंस, माने लड़ाई के लिए साजो सामग्री और प्रतिरक्षा के लिए डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए और उसका निर्माण करने के लिए आयुध निर्माण के लिए इसका जो ऑफिसर होता था सबसे हेड, उसको आयुधाध्यक्ष बोलते थे। उसके बाद पौटवा अध्यक्ष का काम था वेट्स एंड मेजर्स, जिसके बारे में नाप तौल, ये स्ट्रेबो भी हमें जानकारी देता है और मेगास्थनीज के कमेंट्री में भी हमें जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। उसके बाद में है
माना मतलब टाइम एंड प्लेस डिटर्मिनेशन, तो समय और स्थान को जो निश्चित करने वाला जो अधिकारी होता था उसको मानाध्यक्ष बोलते थे। उसके बाद पुण्याध्यक्ष, पुण्याध्यक्ष मतलब जो जंगलों की देखभाल और उसको नियमितीकरण का काम करता था उसको पुण्याध्यक्ष बोलते थे। उसके बाद में होता था कि शुल्काध्यक्ष, जो राजकोष से राजकोष के राजकीय जो आमदनी है उसको बढ़ाने का काम और पनिशमेंट से जो दंड देने के स्वरूप जो पैसे आए वो सब आमदनी प्राप्त करने का काम शुल्काध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। और विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती थी उससे जो आमदनी होती थी वो भी राजकोष में जमा करने का काम इनके द्वारा किया जाता था। सूत्र अध्यक्ष, सूत्र अध्यक्ष मतलब जो टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग का जो नियमित करने रेगुलेट करने का काम करता था उसको सूत्राध्यक्ष बोलते थे। सीताध्यक्ष ये था मैनेजर ऑफ रॉयल फार्मिंग, मैंने स्टेट के द्वारा मैंने एम्पायर के द्वारा जो खेती सीधे जब खेती का काम किया जाता था उसको उस इलाके को सीता बोलते थे, उस लैंड को सीता बोलते थे और जो इसका अधिकारी होता था उसका सीताध्यक्ष बोलते थे। सल्तनत काल में भी आप देखेंगे कि जो सुल्तान के द्वारा सीधे जिस जमीन की खेतीबाड़ी की जाती थी या डायरेक्ट ऑनरशिप में रहता था उसको खराज बोलते थे। खराज, KHARAS, खराज लैंड। इसके बाद में सूरा अध्यक्ष, ये कस्टम विभाग का हेड होता था। सूना अध्यक्ष ये स्लॉटर हाउस, जो जहाँ पर कि मवेशियों को बलि प्रदान किए जाते हैं उसको स्लॉटर हाउस बोलते थे। उस ज़माने में चूँकि ब्राह्मणिकल कल्चर था तो उस ज़माने में यज्ञ बहुत ज़्यादा होते थे और बलि प्रदान किए जाते थे, जानवरों के बलि प्रदान किए जाते थे। तो इसकी देखभाल के लिए अर्थशास्त्र में सूना अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। इसके बाद मुद्रा अध्यक्ष, जो राजकीय चिन्ह और जो सिक्का ढालने का काम करता था या पासपोर्ट जारी करने का काम करता था उसको मुद्रा अध्यक्ष बोलते थे। विविता अध्यक्ष, पास्चर लैंड, पास्चर लैंड मतलब जो ग्रेजिंग लैंड है, जो चारागाह है, उस लैंड की जो व्यवस्था करता था अधिकारी उसको विविता अध्यक्ष बोलते थे। वैदिक काल में यही काम वज्रपति करता था जो हम बता चुके हैं आपको। अब इसका नाम बदल करके विविता अध्यक्ष हो गया। द्यूत अध्यक्ष, गैम्बलिंग, जुआ वगैरह का कंट्रोल करने का काम, क्योंकि आप जानते हैं कि उस जमाने में जुआ का परिपाटी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा था, महाभारत काल में भी था और इस पीरियड में भी था। इसको नियमन करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए द्यूताध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में है बंधनागार, प्रिजन, जेल को चुस्त और दुरुस्त उसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए बंधनागार अध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी। जो ये अधिकारी सारे स्टेट के माने अंपायर के माने साम्राज्य के जेलों का निरीक्षण करते थे, उनका व्यवस्था करते थे, तो ये इनके जिम्मे में था। और नवाध्यक्ष जो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री माने पशुपालन का काम इनके द्वारा देखा जाता था। और उसके बाद में नौकाध्यक्ष मतलब जहाज या नेवी का काम इनके जिम्मे था। इसके बाद में है पत्तन अध्यक्ष, जो बंदरगाहों की देखभाल और उसकी निगरानी और नियमन का काम करते थे। संस्था अध्यक्ष, इसका मतलब है ट्रेड, विभिन्न प्रकार के जो व्यापार होते थे उसकी निगरानी करने के जिम्मा संस्था अध्यक्ष के पास था। और उसके बाद में है सैन्य विभाग अध्यक्ष। इसके बारे में अर्थशास्त्र ये बताता है कि जैसे कैवेलरी घुड़सेना या एलिफेंट्री हाथी सेना या रथ सेना का जो प्रभार जिसके पास में होता था
उनको सैन्य विभाग अध्यक्ष बोलते थे। इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज और दूसरे ग्रीक राइटर के कमेंट से भी मिलते हैं। इसके बाद में तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक माने आर्थिक नियमन माने रेगुलेशन का कार्रवाई जितना विशद रूप में अर्थशास्त्र में हमें मिलता है, उतना बाद में जो हिंदुस्तान में राजा महाराजा आए या अनेक वंश स्थापित हुए, उनके द्वारा इस प्रकार से विस्तृत आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण और नियमित करने का काम कभी नहीं हुआ। इसके बाद में हम चलते हैं कि उस समय में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, न्यायिक व्यवस्था क्या था। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको कि जो सम्राट जो होता था वो जस्टिस का भी, न्याय विभाग का भी हेड होता था, मतलब अंतिम सुनवाई सम्राट के पास ही होती थी। लेकिन उसको सहायता करने के लिए व्यवहारिका, जैसे हमने बताया कि उनके मंत्रिपरिषद में व्यवहारिका मतलब जज हुआ करता था, और उसके साथ साथ रजुकाज, जैसे जिसके बारे में हमने बताया था कि इनका काम था लैंड का मेजरमेंट करना और बाउंड्री फिक्स करना। इसके साथ साथ इनका ये भी काम था जो सिविल मैटर्स हैं या क्रिमिनल मैटर्स हैं, उसमें भी डिस्प्यूटों का या विवादों का निपटान करने का काम रजुका के हाथ में था, और ये एक शक्तिशाली ऑफिसर थे मॉडर्न पीरियड में। इसके बाद में प्रदेशिकाज, जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हुआ करते थे, और साथ साथ जो जिले के जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी है वो भी काम करते थे, जिले के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम ये देखते थे। तो इस तरह से सम्राट को व्यवहारिका, रजुका और परदेशिका ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर थे जो न्याय प्रशासन में सम्राट को सहयोग देते थे, मदद करते थे। लेकिन अंतिम फाइनल जजमेंट किसी भी मामले में सम्राट का ही होता था। ही वॉज द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस। इस समय में जो अर्थशास्त्र में हमें जानकारी मिलती है वो है कि दो प्रकार के मैटर का निराकरण होता था। एक धर्मास्त्र बोलते थे जिसको सिविल मैटर कह सकते हैं, और दूसरा होता है कंटक शोधन जिसको क्रिमिनल मैटर्स कहते हैं। तो दोनों प्रकार के क्रिमिनल और सिविल मैटर्स का निराकरण और न्याय प्रदान किया जाता था, और बहुत सारे ग्रंथों से स्पष्ट है कि उस समय में जो क्राइम डेंसिटी थी इंडिया की वो बहुत ही कम थी। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के इफेक्टिव होने से क्राइम और क्रिमिनलिटी पर काफ़ी हद तक रोक लगाया गया था। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य होने के बावजूद भी साम्राज्य में, एम्पायर में शांति व्यवस्था कायम थी। अब दोस्तों मैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एलोबरेट था, बहुत विस्तृत था, और उसमें बहुत बड़ी सेना थी जो इतने बड़े भूभाग को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक था। तो उन इतनी बड़ी फौज को व्यवस्थित करने के लिए, इतने बड़े ब्यूरोक्रेसी को तनख्वाह देने के लिए साम्राज्य ने, स्टेट ने या साम्राज्य ने विस्तृत रूप से विभिन्न प्रकार के टैक्सों की व्यवस्था की थी, और जिसका उल्लेख हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। अब वो कौन कौन सा टैक्स था इसके बारे में हम चलते हैं। भाग, जो लैंड टैक्स था वो भाग बोलते थे, वो 1/4 से लेके 1/6 भाग, पूरे उपज का एक चौथाई या छठे भाग बोला जाता था जो टैक्स आम जनता को देना होता था। तो अगर बाद के समय से तुलना करें तो आप पाएंगे कि इस समय टैक्स
लैंड टैक्स कम था, क्योंकि सल्तनत पीरियड में हम देखते हैं कि टैक्स 1/3 माने तिहाई, और मोहम्मद तुगलक के समय में तो द्वार क्षेत्र में हमने बताया था कि 50% उन्होंने टैक्स कर दिया था। तो उस अनुपात में जो लैंड टैक्स जिसको कि भाग बोलते थे, जो वो 1/4 से 1/6 भाग ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब उपज का छठा भाग या चौथा भाग स्टेट को देना होता था। उसके बाद में दूसरा टैक्स का नाम था पिंडारक। ये पिंडारक जो है ना, बहुत सारे गांव के समूह पर एक साथ टैक्स जो है वो उन पर लगाया जाता था। तीसरे प्रकार का टैक्स है जो फल के उत्पादन या बगीचे के से जो प्राप्त जो फल प्राप्त हुए उन पर जो टैक्स लगाए जाते थे उसको कर बोला जाता था। चौथा जो कर था उसको बोलते थे हिरण्य, और ये टैक्स कैश में लिया जाता था, और जो विशेष प्रकार के जो क्रॉप्स होते थे उन पर यह टैक्स लगाया जाता था। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हिरण्य को वैदिक काल में सोना बोलते थे, गोल्ड, लेकिन यहाँ पर हिरण्य का माने चेंज हो गया है। अब ये एक प्रकार का टैक्स है जो किसानों को कैश में देना होता था। इसके बाद में टैक्स है प्रणय। प्रणय मतलब जो एक संकटकालीन टैक्स होता था, और राज्य 1/3 या 1/4 भाग जनता से वसूल करती थी। 1/3 या 1 से लेकर के 1/4 भाग उपज का तिहाई या चौथाई भाग जनता से वसूल करती थी संकट काल के समय में। तो ये प्रणय बोलते हैं। और इसके बाद में एक टैक्स और का भी उल्लेख है, बाली, जिसका कि ये कितना परसेंट वसूला जाता था इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वैदिक काल में मैंने बताया था कि ये टैक्स बाली होता था, जो गिफ्ट होता था, जो उस समय के राजा को गिफ्ट दिया जाता था। तो इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस लगाया जाता था। जितना मूल्य होता था किसी वस्तु का, उसका 20% जो है इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क लगाया जाता था। और इसके अतिरिक्त सेल टैक्स, अर्थशास्त्र में सेल टैक्स की विस्तृत व्याख्या की गई है। तो मोटा मोटी 2-3 टैक्स के बारे में हम बताना चाहते हैं। 9.5% टैक्स, जिस सामान को कैलकुलेशन करके हम करते थे उस पर जो है ना 9.5% टैक्स लगता था। और जिस वस्तु को मेजरमेंट, नाप के द्वारा, जैसे कि कपड़ा है तो उसको मेजरमेंट के द्वारा करेंगे तो उस पर 5% टैक्स लगाया जाता था। और 6.5% उन वस्तुओं पर लगाया जाता था जिसको कि हम नाप तोल कर सकते हैं, जैसे अनाज। इसके अतिरिक्त आर्टिजन क्लास को, जैसे कि जो बुनकर थे या जो आर्टिजन थे या जो व्यापारी थे या जो स्लॉटर हाउस का जो इंचार्ज था उन पर, या प्रोस्टिट्यूट मतलब वेश्या, और या जो मंदिर और जुआ घर, इन सब पर भी टैक्स लगाने का विधान अर्थशास्त्र में पाया गया है। तो इस तरह से टैक्सों का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही विशद है और ये समीचीन जान पड़ता है, क्योंकि अगर मौर्य पॉलिटी में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से विस्तृत ब्यूरोक्रेसी की स्थापना की गई थी, जिस प्रकार से ट्रेड एंड कॉमर्स को नियमित करने का प्रयास किया गया था, विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था, जिस प्रकार से उन्होंने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर तैयार किया था, तो उसके लिए उन्हें धन चाहिए था और उस धन के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के टैक्सों की व्यवस्था किया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मौर्यन पॉलिटी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय में पैटर्नल
मोनार्की या डिस्पोटिज्म था, लेकिन अशोक के पीरियड में आकर के ये बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म हो गया। इसका कारण ये रहा कि 261 ईस्वी ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के समय में काफ़ी लोग मारे गए और जिससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। अभी तक आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर के समर्थक थे और उनका प्राइम मिनिस्टर चाणक्य या कौटिल्य वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड में जिस तरह से ब्राह्मणों का उदय हुआ था, वो कंटिन्यूटी में मौर्य पीरियड के दौरान भी चंद्रगुप्त और बिंदुसार के पीरियड में चला और जिसमें ब्राह्मणों की सत्ता पूर्णतः स्थापित हो गई थी। मतलब ब्राह्मणिकल ऑर्डर सर्वे सर्वा था। हालांकि बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका और विभिन्न प्रकार के 62 सेक्टों के द्वारा लगातार ब्राह्मणिज्म पर प्रहार किया जा रहा था, लेकिन जब सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो उसके बाद में उन्होंने बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है, राजकाज का जो सिद्धांत है, वो उन्होंने बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म रखा। इसका अर्थ ये होता है, जैसे उन्होंने रॉक एडिक्ट फर्स्ट में लिखा कि जिस तरह से ऑल मैन आर आवर चिल्ड्रेन, सभी लोग मेरे बच्चे हैं, और जिस तरह से मैं अपने बच्चे के कल्याण के लिए, इस संसार में कल्याण के लिए और इस संसार के बाद भी कल्याण के लिए चिंतित रहता हूँ, उसी तरह से मैं अपने प्रजा के कल्याण के लिए चिंतित रहता हूँ। तो इसी कारण से उन्होंने विभिन्न प्रकार की योजना शुरू किया, जैसे कि उन्होंने पॉलिसी ऑफ धम्म शुरू किया। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी इतना कहना पर्याप्त है कि यह धम्म जो है वो बुद्धिज्म नहीं है, बल्कि यह एक इथिकल कोड है, नैतिक इथिकल कोड है, जिसमें कि उन्होंने पशुओं को बलि प्रदान करना बंद कर दिया, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स जिसको बोलते हैं, पिता पुत्र के साथ में अच्छा व्यवहार करें, रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, और इस तरह की जो नैतिक बातें हैं वो उन्होंने धम्म में रखा। इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की धर्म यात्रा किया, जगह जगह जनता से रूबरू हुए, उनके मिनिस्टर रूबरू हुए, विभिन्न प्रकार के रॉक एडिक्ट्स और पिलर्स पर उन्होंने जनता को संदेश लिखे, जो कि मेन रोड के या शहर के आसपास हो, जिससे कि जनता उसको पढ़ सके। तो लब्बो-लुबाब ये था कि वो टॉलरेंस, सहिष्णुता चाहते थे, टॉलरेंस। उसका रीजन ये था कि मौर्य वंश अभी तक ब्राह्मणिकल ऑर्डर का समर्थक रहा था, और इसमें जो 4 वर्णों में से जो सबसे पहला वर्ण है ब्राह्मण, उनका दबदबा रहा था। इस दबदबा को तोड़ने के लिए बुद्धिज्म, जैनिज्म और बहुत सारे सेक्ट, रिलीजियस सेक्ट साम्राज्य के विभिन्न जगहों पर वो अपना प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे। उनके अनुयायी की संख्या भी बढ़ रही थी।
तो एक प्रकार से टेंशन का माहौल व्याप्त हो गया था। उस टेंशन को कम करने के लिए उन्होंने धम्म की नीति शुरू किया और इसी कारण से उन्होंने जगह जगह पिलर लगवाए और उस पर धम्म के प्रचार प्रसार के लिए या उनके जो संदेश है वो लिखवाए। ये सभी संदेश उन्होंने ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखवाया, खास करके भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में, केवल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के कुछ इलाकों को छोड़कर के जहाँ पर कि खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, खासकर कंधार में। तो इस तरह से उन्होंने धम्म की नीति के द्वारा जनता को भलाई के लिए काम करना शुरू किया और इसी के तहत उन्होंने सराय का निर्माण कराया जहाँ पर कि यात्री रुक सकें, छायादार पेड़ लगवाए, सिंचाई की व्यवस्था हेतु उन्होंने टैंक खुदवाए, कुओं का निर्माण किया। तो इस तरह से उन्होंने जो पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय में जो पैटर्नल थ्योरी ऑफ किंगशिप था उसको उन्होंने बेनिवोलेंट प्रिंसिपल्स ऑफ किंगशिप कर दिया। तो ये इनका परिवर्तन हुआ और इसी कारण से उन्होंने एक पद जो मैंने पहले बताया था धम्म महामात्रास की नियुक्ति किया, जिसका काम था धम्म का प्रचार प्रसार करना साम्राज्य के चारों दिशाओं में। तो इस तरह से एक पीसफुल एटमॉस्फेयर निर्माण करने का प्रयास अशोक के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं गुप्ता पॉलिटी के बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो कैसा रहा, आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा हौसला अफजाई करें। थैंक यू वेरी मच।